सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के लिए आम लोगों को पहले संबंधित विभाग में शिकायत करनी होती है। इसके बाद कार्यवाही नहीं होने पर 181 टेलीफोन नंबर के जरिए सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने प्रदेश में सुशासन के लिए जनता को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ दिए जाने प्रयासरत है, लेकिन समय पर योजनाओं का लाभ और शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसमें देर के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो देरी के लिए दोषी अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही दिखाई नहीं दी है, जिससे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके चलते जिले में अभी सीएम हेल्पलाइन में जैसा कि लोक सेवा प्रबंधन के अनुसार लगभग 4187 शिकायतें लंबित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें पंचायती राज की है, जिसके बाद राजस्व विभाग का नंबर आता है, जिसमें लंबित शिकायतों का आंकड़ा 400 से ज्यादा है। बताया जाता है कि प्रत्येक माह की 20 तारीख को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हैं, जिसके आधार पर जिलों और विभागों को रैंकिंग दी जाती है। एक जानकारी के अनुसार वर्तमान में बालाघाट जिला सीएम हेल्पलाइन में ना तो अच्छी और ना ही बुरी स्थिति में है। बालाघाट जिला 24वें स्थान पर है, जो मंडला डिंडोरी से भी नीचे है। बालाघाट जिला सीएम हेल्पलाइन जिला परफॉर्मेंस डैशबोर्ड सांख्यिकी आंकड़े में कुल वेटेज स्कोर में 68.79% है। वर्तमान में जिला सीएम हेल्पलाइन में सी ग्रेड में है। हालांकि थोड़ा और प्रयास किया जाए तो बालाघाट बी ग्रेड में आ सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि मैदानी अफसर अपने कार्य में सुधार लाएं। चूंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो कई विभागों में लंबित शिकायतों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अधिकांश विभागों में लंबित शिकायतों का आंकड़ा 100 से ज़्यादा है और कई विभागों में तो शिकायतें 400 से ज़्यादा लंबित हैं। बीते महीने में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की गई समीक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग का परफॉर्मेंस तो सुधरा है, लेकिन कई मैदानी अफसरों में सुधार नहीं होने से 5 जिलों को मिले डी ग्रेड में बालाघाट भी शामिल है, जिसमें शिकायतों के निराकरण को लेकर अफसर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण शिकायतों के निराकरण में विभाग को डी ग्रेड मिला है, जिसको लेकर आयुक्त ने भी फटकार लगाई है और मैदानी अधिकारियों को तेजी से काम करते हुए स्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के 3 विभागों में शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डाइट और सर्व शिक्षा अभियान को मिलाकर कुल 210 शिकायतें लंबित हैं, जिसमें शिक्षा विभाग की 67, डाइट की 28 और सर्व शिक्षा अभियान की 115 शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा विभाग की सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा चल रही है, वहीं विभाग शिकायतों के निराकरण के लिए प्रयासरत है। लगातार विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से शिकायतों को लेकर संपर्क किया जा रहा है। इस बार हमारा प्रयास होगा कि विभाग को सी ग्रेड मिल जाए। अभी बालाघाट जिले में सम्मानीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन के जो लंबित शिकायतें हैं, इन लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग विगत अभी 2 माह से और इसके पूर्व बीच में 2 माह छोड़ने के पश्चात पूर्व में भी बालाघाट जिला डी ग्रेड में था और आज की पोजीशन में 51 पॉइंट समथिंग ऐसे अंक अभी बालाघाट स्कूल शिक्षा विभाग को है। इस सप्ताह में हम लोग निरंतर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से संपर्क कर प्रयास कर रहे हैं कि जो 19 या 20 तारीख को जो रैंकिंग होंगी, उस रैंकिंग में स्कूल शिक्षा विभाग को सी ग्रेड प्राप्त हो जाए। सामान्यतः स्कूल शिक्षा विभाग में रैंकिंग के बारे में आप लोगों का प्रश्न है, ये डीपीसी, प्राचार्य डाइट और जिला शिक्षा अधिकारी डीओ, इनके लॉगिन से संबंधित जितनी भी लंबित शिकायतें हैं, उन शिकायतों के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग की रैंकिंग होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आज मेरे पास डीओ के पास 61 कुल लंबित शिकायतें हैं और ऐसे ही 115 डीपीसी के पास कुल लंबित शिकायतें हैं और 31 या 32 ऐसी शिकायतें हमारे डाइट प्राचार्य महोदय के पास हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और इस बार हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग सी ग्रेड प्राप्त करें। बात की जाए सगरी शिकायत किस चीज़ की सामने आई है? मेरे पास तो जो सामान्यतः शिकायतें हैं, ये शिकायतें अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित हैं,
किसी कर्मचारी के जीपीएफ की राशि नहीं मिली है, इससे संबंधित है। ग्रेच्युटी की राशि कम मिली है, इससे संबंधित है। कुछ ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है, उस छात्रवृत्ति से संबंधित शिकायतें हैं। कई जगहों पर विद्यालयों में बाउंड्री वाल है या विद्यालयों के अंदर से किसी किसान के खेत की पाइपलाइन गई हुई है। ये सब सामान्य छोटी मोटी ऐसी शिकायतें हैं। एक जानकारी के अनुसार पूरे जिले में सभी शासकीय विभागों की 4187 शिकायतें लंबित हैं, जैसा कि लोक सेवा प्रबंधन से मिली जानकारी में बताया गया है, जिसमें उदाहरण के तौर पर 10 ऐसे विभागों को जहां 100 से ज़्यादा लंबित शिकायतें हैं और 10 ऐसे विभाग जहां 10 के अंदर शिकायतें लंबित हैं, उनके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। हालांकि लगभग सभी विभागों में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित हैं। सीएम हेल्पलाइन के मिले आंकड़ों के अनुसार पंचायती राज में 459 शिकायतें, राजस्व विभाग में 422 शिकायतें, ऊर्जा विभाग की 360 शिकायतें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 280 शिकायतें, नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निकाय की 265 शिकायतें, मनरेगा की 216 शिकायतें, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की 253 शिकायतें, लोक स्वास्थ्य विभाग की 171 शिकायतें, संबल योजना की 150 शिकायतें और जिला चिकित्सालय की 112 शिकायतें लंबित हैं। बताया जाता है कि बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर गंभीर हैं, जिसका ही परिणाम है कि उनके बालाघाट कलेक्टर पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की पेंडेंसी में कमी आई है। बालाघाट में जिला प्रबंधक लोक सेवा अनिल कुमार लिल्हारे ने बताया कि वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन में जिले की 4187 शिकायतें लंबित हैं, जिसमें कई विभागों में पेंडेंसी बहुत कम है तो कई विभागों में ज़्यादा है। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की हर महीने समीक्षा की जाती है, जिसके बाद शिकायतों के आधार पर जिला और विभाग को ग्रेडिंग मिलती है। अभी वर्तमान में जो बालाघाट जिले में पेंडेंसी की बात करें तो बालाघाट जिले की कुल जो लंबे शिकायतें 4187 है और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें कोई पेंडेंसी नहीं है, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा पेंडेंसी है। इसमें जो शिकायतों का जो सिस्टम है वो ऐसा है, यदि किसी शिकायतकर्ता को कोई प्रॉब्लम होती है तो 181 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करता है। इसमें सर्वप्रथम जो शिकायत है वो L1 अधिकारी के पास जाती है, L1 अधिकारी जाती है, फिर L3 पे और इस तरह से फिर वो L4 तक जाती है। L4 पे नॉर्मली हर विभाग के PS होते हैं और L3 पर भी अधिकारी होते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अधिकारियों के संज्ञान में जाती है और हर महीने इसकी समीक्षा होती है तो इसकी समीक्षाओं में इन बातों का ध्यान रख करके उस पर वर्क करवाया जाता है। प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को सुशासन देना चाहती है और सरकार प्रयासरत है ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को मिल सके, लेकिन लाल फीताशाही सरकार की सुशासन योजना को पलीता लगा रही है, जिसका उदाहरण है खैरलांजी का दिलीप खड़से, जिसकी पत्नी को प्रसव हुए 9 महीने बीत गए, लेकिन 9 माह बाद भी आज तक प्रसूता सहायता राशि उसे नहीं मिली है, जबकि इस दौरान न जाने कितनी बार उसने पत्नी के साथ अस्पताल के चक्कर लगा लिए और कई बार जनसुनवाई में आवेदन कर चुका है, लेकिन प्रसूता सहायता राशि से आज भी उसके हाथ खाली हैं, जिससे लगता है कि समय सीमा के निर्धारित होने के बाद भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। 10 मई मंगलवार को एक बार फिर दिलीप खड़से पूर्व में जनसुनवाई में किए गए आवेदन की हूबहू शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा था, जहां उसने एक बार फिर जिला प्रशासन से प्रसूता सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की। इस मामले में दिलीप खड़से ने मीडिया को बताया कि 20 अगस्त 2021 को उसकी पत्नी सेनम खड़से ने स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में शिशु को जन्म दिया था। सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता को प्रसूता सहायता राशि मिलती है, लेकिन आज तक मेरी पत्नी सोनम खड़से को प्रसूता सहायता राशि नहीं मिली है, जिसके लिए कई बार वह पत्नी के साथ स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी के चक्कर लगा चुका है और जनसुनवाई में आवेदन कर चुका है। अब हालत ये हो गई है कि खैरलांजी अस्पताल में कभी ऊपर से राशि नहीं आने की बात कही जा रही है तो कभी कहते हैं कि प्रसूता सहायता राशि के लिए वह कुछ नहीं कर सकते, तुमको जहां जाना है जाओ, जिससे पीड़ित पति ने 10 मई को एक बार फिर कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन कर पत्नी सोनम खड़से को मिलने वाली प्रसूता सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। मेरी मिसेस को 20/8/2021 को वहाँ पर डिलीवरी हुई थी खैरलांजी में, लेकिन आज दिनांक तक उसकी राशि नहीं आई है। इसके लिए मैंने इसके पूर्व भी जनसुनवाई में शिकायत लगाई थी, खैरलांजी में भी आवेदन किया, 50 बार मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ। अपनी मिसेस के साथ में 10 बार हॉस्पिटल में मैं गया और वैसे ही सुविधा 108 के लिए भी मैंने डिलीवरी होने के समय में लगाया था, तो 108 भी नहीं पहुंची थी। इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही चल रही है खैरलांजी हॉस्पिटल में।
अच्छा, क्यों नहीं मिल रही है राशि, क्या कहना है इस पर? कहना क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना सर जी, भोपाल से ही नहीं आ रही है बोल रहे। और 108 के लिए भी मैंने जब बोला उनको कि 108 क्यों नहीं आई, तो बोले नहीं आती, बोले आजकल, बोले मैंने 50 बार लगाया 108 पे, लेकिन आई ही नहीं समय पे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने निज निवास में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का एक बार फिर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सिमरिया में कथित गौमांस के शक में हिंदूवादी संगठनों के लोगों द्वारा निर्ममता पूर्वक 2 आदिवासियों की हत्या और एक को गंभीर रूप से घायल करने की घटना और गत दिनों परसवाड़ा में आए महामहिम राज्यपाल से आदिवासियों की समस्या को लेकर मिलने का प्रयास करने वाले आदिवासी सरपंच पर की गई कार्यवाही का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि परसवाड़ा क्षेत्र में महामहिम को लाकर आदिवासी वोटों को साधने का राजनीतिक प्रयास किया गया है और यहां महामहिम से मिलने जा रहे आदिवासी सरपंच पर कार्यवाही कर आदिवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भाजपा की आदिवासियों के प्रति कथनी और करनी को उजागर करता है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सिमरिया के 2 आदिवासियों की हत्या में गत दिवस किए गए सिवनी बंद को सफल आंदोलन बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन ने आंदोलन को असफल करने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासियों ने दिखा दिया कि वह अब अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वह सिवनी आंदोलन पहुंची थी, जहां आदिवासियों ने अपनी पूरी ताकत का परिचय देते हुए सरकार को अपनी एकजुटता का एहसास करा दिया है। सरकार यह भुलावे में न रहे कि आदिवासियों को लोग लुभावने वादों से गुमराह कर लिया जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में नीमच, नेमावार सहित अन्य स्थानों के बाद सिवनी के सिमरिया में आदिवासियों को कुचलने का काम किया गया, लेकिन आदिवासी समाज अब जाग उठा है। सिमरिया गाँव में है, बादल पुलिस चौकी के अंतर्गत है, जहाँ पे 4 मई को 2 आदिवासियों को मारा गया था। पीट कर अपने घर में घुस करके घसीट कर निकाला, लाठी से पीट के उसको बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। उसके विरोध में कल सुनी बंद था, पूरा बंद था। 5 से 7,000 लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। वो भी स्वयं आए थे, उनके कोई साधन नहीं किया गया था। कोई अपने आप आदिवासी और दूसरे लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग आदिवासी है, कुछ मुस्लिम भी है, सब मिला के तो आए थे। तो बहुत सफल आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में सरकार ने ये कोशिश की थी कि पूरा असफल हो जाए, और जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने हिदायत दी थी प्रशासन को भी कैसे भी किसी भी कीमत पर आंदोलन सफल नहीं होती। जरा भी मौका मिलता है तो सबको तोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन आंदोलन सफल नहीं होना चाहिए। फिर भी आंदोलन सफल हुआ बिना कोई हिंसा के। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से बंदोबस्त कर दिया था, सब तरफ रोक लगा दी थी। कम से कम 2 किलोमीटर तक के दूरी तक के बैन कर दिया था वाहन से आना। नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मैत्रा में अमन सौलखे द्वारा गांव के बीचों बीच बनाई जा रही राइस मिल के निर्माण को रुकवाए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के बीचों बीच राइस मिल होने से इससे निकलने वाली डस्ट से ग्रामीणों और पास ही स्थित स्कूली बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों की माने तो बस्ती के बीचों बीच राइस मिल स्थापित होने से उससे उड़ने वाले धान का छिलका और धान, गेहूं, मिर्ची, हल्दी एवं आटा पिसाई के कार्य से न केवल ग्रामीणों और छात्रों की आंखों पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही राइस मिल में आने वाले भारी वाहनों के आवागमन से दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से बस्ती में राइस मिल लगाने के लिए एनओसी प्राप्त कर ली गई, जिसे देखते हुए तत्काल बस्ती के बीचों बीच निर्माण हो रही राइस मिल को अन्यत्र स्थापित किया जाए। बाइट। एक मिनट रुको ना, बताइए। मैं सुकेंद्र रंजन नेत्रा से हम लोग आए थे कि हमारे साथ समस्या थी कि ग्राम के बीचों बीच में एक राइस मिल बनाई जा रही है अमन सौलखे द्वारा, जिसको रोकने के लिए हम कलेक्टर साहब से आवेदन किया। ये निकला चाहते हैं कि वहाँ बस्ती में आजू बाजू जो घर है उसका जो डस्ट उड़ेगा एक परिवार में बीमारियाँ फैला सकता है।
से परेशानी होगी, इसलिए उसको वहाँ परमिशन नहीं दिया और उसकी परमिशन नहीं। और बाजू में स्कूल भी है बच्चों के, छोटे बच्चों की, जिससे परेशानी है। तो एक ही मांग लेके आए थे। हाँ।